हेलो एवरीवन, आज 14 अक्टूबर 2025 है और करंट अफेयर का जो डिस्कशन करते हैं उसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये रहता है कि द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, एनडीटीवी है या किसी भी तरह का न्यूज़ अगर चर्चा में था वो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसे हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट पर डिस्कस करते हैं। इसका पर्पज़ ये रहता है कि तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एमसीक्यू करोगे अब तो आपको खुद भी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आपका करंट अफेयर प्रिपेयर भी होगा, साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक टॉपिक भी प्रिपेयर होगा। अब ये सब कैसे होगा? अगर आपने पहली बार वीडियो देख रहे हो तो 2 एमसीक्यू आप जरूर देखना, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू यहाँ पे कहना चाह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट बोली जा रही है? यहाँ पे स्टेटमेंट कही जा रही है द WCPA के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। WCPA इज वन ऑफ द 6 कमीशन अंडर द IUCN। तो IUCN के अंतर्गत जो 6 भाग हैं उसका एक पार्ट है WCA। अब इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा, इट फोकस ऑन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज ग्लोबली। तो ग्लोबली जो प्रोटेक्टेड एरियाज वहाँ पे मैनेजमेंट गवर्नेंस को देखता है, ये शासन प्रबंधन को देखता है। तीसरा, केंटन और मिलर अवार्ड गिवन एनुअली बाय द WCPA। तो एक केंटन और मिलन अवार्ड है, इस वजह से करंट अफेयर चर्चा में था। क्यों? ये जो अवार्ड है रिसेंट में दिया गया है तो इस वजह से चर्चा में आ गया। ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, अर्थात एनुअली दिया जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब 3 स्टेटमेंट है, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं पता तो आप जानिए कि पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आखिर ये WCPA है क्या। तो WCPA अगर आप देखें, IUCN के बारे में आपने सुना होगा, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको 1948 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड में है। अब ये जो इसकी 6 बॉडी हैं, 6 इसके अंतर्गत अलग अलग निकाय हैं। इसके जो 6 निकाय हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है? जैसे अगर आप देखें जो 6 अलग अलग, एक तो पहले WCPA है जिसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। कौन सा? WCPA है, जिसे वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज कहा जाता है। तो ये क्या करता है? जितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनमें मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस करता है। तो ये पहली बॉडी होगी। फिर कुछ एक और इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसे कहा जाता है SSC या स्पेशल सर्वाइवल कमीशन बोला जाता है। ये क्या करता है कि जो स्पेशल जो कंजर्वेशन होते हैं जिन जीव जंतुओं की, उनकी सिक्योरिटी पर फोकस होता है। तीसरी एक बॉडी होती है CEESP, सिर्फ नाम बताऊंगा इनके, है ना। तो पर्यावरण या इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, उसमें किस तरह से बैलेंस हो, किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इसको प्रमोट करता है। कभी भी पूछा जा सकता है कितनी बॉडीज होती हैं, उसके अंदर कितने निकाय काम करते हैं, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 6 बॉडी में 3 बॉडी होगी, चौथी बॉडी इसकी होती है CEC कहा जाता है, कमीशन ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जो पर्यावरण में सुरक्षा पर बढ़ावा देता है। फिर 5वां है CEL, कमीशन ऑन एनवायरमेंटल लॉ, और लास्ट है CEM। तो ये टोटल अगर आप देखो 6 किसकी बॉडी है? IUCN के अंतर्गत 6 गवर्नेंस की बॉडी हैं। कमीशन ऑन इकोसिस्टम एंड मैनेजमेंट CEM जो होता है वो इकोसिस्टम का मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ये तो बात हो गई किसके बारे में? IUCN की जो 6 बॉडी हैं उसमें से ये जो बॉडी उसने अवार्ड दिया, ये वाला जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब इस अवार्ड के बारे में भी जान लो। इस अवार्ड को अब शुरू किया गया था 2006 से शुरू किया गया था। इसका पर्पज ये था कि हर 2 साल में दिया जाता है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है 1 साल ना, तो ये गलत हो जाएगा, एनुअली नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो हर 2 साल में दिया जाता है। इसका पर्पज ये होता है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे काम हो रहे हैं, वो जो कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ उसके कंजर्वेशन को लेकर इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन को लेकर हो, चाहे मैनेजमेंट को लेकर हो, तो वहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? $5,000 इसमें प्राइज मनी दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब अगर आपको पता हो, पहला तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं किसी भी टॉपिक का। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब ये जो अवार्ड इस बार अगर हम देखें दिया गया है, वो क्यों दिया गया? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, कहाँ है काजीरंगा? असम में है, ठीक है। तो उसका जो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, उसके जो निदेशक का डायरेक्टर है, उनको कैंटर आर अवार्ड यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब आपको कमेंट में बताना है किसको मिला है, उस आदमी का नाम यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये पहला MCQ हुआ। इसी तरह से हम दूसरे MCQ को देखेंगे। यहाँ पे दूसरा MCQ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग किसके बारे में? नेकेड मोल रैट्स के बारे में। नेकेड मोल रैट्स के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है। ये चर्चा में था, बहुत ही सुंदर गोरा सा एकदम दिखता है, जिसके मतलब कि नेकेड इसीलिए बोला जाता है उसको क्योंकि उसके शरीर में बाल नहीं होते, जनरली जो बाल होते हैं वो नहीं होते। तो ये जो नेकेड मोल रैट्स है उसके बारे में स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? देखिए कि नेकेड मोल रैट्स आर फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका, लाइव इन यूसोसल कॉलोनीज। तो ये यूसोसल कॉलोनीज में रहते हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो अफ्रीका
आपको पता हो तो अफ्रीका की इस तरह कुछ मैप है, ठीक है। तो पूर्वी अफ्रीका आपको बोलोगे केन्या, तंजानिया, युगांडा, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, ये जो कंट्रीज है ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में आते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि दे आर वार्म ब्लडेड, ये गर्म खून के होते हैं। अब ये क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, दोनों मैं बताऊंगा आपको आसानी से। मेमल्स होते हैं विथ हाई मेटाबॉलिक रेट, इनका मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है या चयापचय जो प्रक्रिया होती है खाने पचाने की, वो बहुत तेज होती है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है, पेन बदल लेता हूँ चलिए। तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि दिस CGSC जीन इनहेंस DNA रिपेयर प्रमोट लॉन्गेविटी, उनका जो सी गैस जीन है वो DNA की मरम्मत को बढ़ावा देता है। अब देखिए है क्या ये, अगर आप देखें तो आप आसान भाषा में समझिए, रोडेंट कैटेगरी होती है जिसमें चूहे वगैरह आते हैं, उनकी एक कैटेगरी है, ठीक है ना, जिसमें अगर हम बात करेंगे जिससे नेकेड मोल रैट आता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, जिबूती में पाया जाता है। और इसका जो आवाज़ है वो किस तरह का है, शुष्क या ड्राई डेसिडुअस, ड्राई एरिया होता है। इसके अलावा सवाना एरिया में भी क्या कहते हैं ये रेट्स पाया जाता है, ठीक, ये बात हो गई। एक और इंपॉर्टेंट इसके बारे में यहाँ पे, ये हर्बीवोरस होता है, हर्बीवोरस होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये शाकाहारी होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब IUCN कैटेगरी में ये किस कैटेगरी में आता है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। IUCN कैटेगरी भी रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखिए लीस्ट कैटेगरी इसमें कंडीशन में आता है। इसके अलावा जो ये बात हो रही है कि वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है, इसके बारे में यहाँ पे जो स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, तो किस टाइप का ब्लडेड है अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है ना, कोल्ड ब्लडेड होता है, तो वार्म ब्लडेड यहाँ पे नहीं होगा, ये कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है। अब वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में फ़र्क क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि वार्म ब्लडेड जो होते हैं जीव, जैसे अगर आप बात करें, उनका जो शरीर के अंदर का तापमान है, ठीक है ना, वार्म ब्लडेड जीव शरीर के अंदर का तापमान लगभग अगर आप देखोगे, जैसे हम वार्म ब्लडेड में आते हैं तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री के आसपास हमेशा अंदर बना रहता है, ठीक है ना। चाहे हम किसी भी एटमॉस्फेयर पहाड़ में चढ़ जाएं तो भी अंदर टेम्परेचर सेम बना रहेगा। लेकिन जिसे कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है, उनके शरीर का जो तापमान होता है बाहर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। सपोज करो वो -10 में है तो उनके अंदर भी -10 का टेम्परेचर हो जाएगा। तो इनको क्या कहा जाता है, पोइकोलियोथर्मिक भी कहा जाता है। कोल्ड ब्लडेड क्या कहा जाता है, पोइकोलियोथर्मिक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पोइकिलियोथर्मिक, थर्मिक भी इनको कहा जाता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक, ये बात हो गई। अब इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, जो ड्राई सॉरी बोल रहा हूँ मैं, जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है जैसे हम लोगों का, ये क्या कहते हैं, इनका जो क्या होता है तेज होता है, ठीक है ना, और अच्छा तापमान, शरीर का तापमान अच्छा होता है, इस वजह से अगर आप देखें इनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। वहीं अगर आप देखोगे जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका जो ये होता है, क्या कहते हैं इसको, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है, जिस वजह से यहाँ पे याद रखना है, ठीक। दूसरा, जो ठंडी के मौसम होते हैं बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं, कौन से, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आप देखोगे कि अंदर दबे रहते हैं, नहीं निकलते हैं, जैसे फिशेस होती हैं, जो उभर एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, या कीड़े मकोड़े, ये ठंडी में एकदम सुस्त रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे जो वार्म ब्लडेड होते हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं। वार्म ब्लडेड में एक तो मैमल्स आ जाते हैं, जैसे हम लोग सभी जीव जंतु बड़े बड़े जो आते हैं मैमल्स, इसके अलावा वर्ड्स भी आती हैं किसमें, वार्म ब्लडेड में। तो ये सारा चीज़ आपने यहाँ पे देख लिया। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करो तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह का आप एनालिसिस करें, यूट्यूब में अगर आपको नहीं मिल रहा है वीडियो तो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर PDF ना मिले तो आपको इस नंबर पर खाली मैसेज कर देना है, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, मेंटोरशिप सपोर्ट कोई चाहिए तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे तीसरे MCQ की तरफ, मैत्री 2 स्टेशन के बारे में। अब क्या मामला है देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैत्री 2 स्टेशन। मैत्री 2 के बारे में क्या है स्टेटमेंट यहाँ पे जानना है। अभी क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने मैत्री 2 जो अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन के लिए काम करेगा उसको मंजूरी दी है। अब क्या है, क्या मामला है, सब देखेंगे। स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं क्या कहने चाह रहे हैं कि मैत्री 2 विल बी इंडियाज फर्स्ट अंटार्कटिका पावर्ड सोलली बाय रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा पावर्ड होगा, फर्स्ट अंटार्कटिका मिशन होगा, ठीक है। अब ये आपको पता है नहीं पता वो आपका मैटर है, जब आप जाने, नहीं तो मैं बताऊंगा ही लास्ट में। आप स्टेटमेंट को आप अटेम्प्ट करिए यहाँ पे MCQ, ठीक है, पूरा फोकस करिए। इट विल बी लोकेटेड, क्या कहना चाह रहा है, इट विल बी लोकेटेड इन द सिकमार ओएसिस रीजन इन ईस्ट अंटार्कटिका। सिरमाकर ओएसिस रीजन में ईस्ट अंटार्कटिका में लोकेटेड होता है। तीसरा इसका स्टेटमेंट है, द NCPOR नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च इज नोडल एजेंसी फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। तो इसके निर्माण में ये नोडल एजेंसी NCPCOR है। अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता है तो आप अटेम्प्ट करके अपना आंसर लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसे बताता हूँ। तो अभी क्या हुआ है, मैत्री 2 लॉन्च किया गया। तो 2 लॉन्च किया गया, इसका मतलब क्या, पहले से भी एक तो काम करिए ना भाई, पहले जब एक काम कर रहा है तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है, क्या स्टेटमेंट
ऑप्शन कहना चाह रहा है कि पहला ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये दूसरा स्टेशन है, ठीक है। तो ये हटा दो, आप पहला हटा दोगे तो ऑटोमेटिक आपका सी आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ इतना डिस्कस करना है? नहीं, हमें और आगे जाना है। इसमें हम देखेंगे कि अभी अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बेस्ड है, जिसमें 2 एनर्जी का यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी, ये बात यहाँ पे सही है। एक तो सन या सन से प्राप्त जो सोलर एनर्जी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दूसरा अगर आप देखो विंड एनर्जी से भी जो ऊर्जा बनेगी उससे भी ये काम करेगा, विंड एनर्जी से भी काम करेगा, ठीक है ना। इसका टारगेट क्या है कि जनवरी 2029 जनवरी तक हम क्या करेंगे, इसका निर्माण कर लेंगे, ठीक है, मैत्री 2 का अंटार्कटिका में। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर आप बात करें इससे पहले जो मैत्री 1 था, मैत्री 2 जानने बस से तो कुछ नहीं होगा, मैत्री 1 के बारे में पता होनी चाहिए। तो मैत्री 1 कहाँ पे था? 1989 में ही उसको अंटार्कटिका में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। दूसरा इसमें अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ इसके अंदर मॉड्यूल सारी चीज़ थे, वो हमें जानने की बात नहीं है, बस इसे स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। अब अगर आप बात करो यहाँ पर तो भारत का पहला, अगर हम बात करें तो भारत का फर्स्ट जो हमारा ये अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर वो कौन सा था? उसका बोला जाता है दक्षिण गंगोत्री उसका बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो 1983 में जिसको स्टैब्लिश किया गया था, बाद में अभी ये इनएक्टिव है। बाद में 1989 में दूसरा एक्टिव होता है जिसे कहा जाता है मैत्री 1। इसके अलावा 2012 में भी एक स्टैब्लिश किया गया था जिसे कहा जाता है भारती। तो अभी रिसेंट में अगर आप देखो ना तो भारती बहुत ज़्यादा एक्टिव है, काम कर रहा है, मैत्री 1 भी काम कर रहा है और मैत्री 2 हमने प्रस्तावित किया है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी। तो ये तो हमने बात कर ली सारी मैत्री के बारे में, लेकिन एक संस्था है यहाँ पे NCPCOR, ये भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च, मतलब पोल्स एरिया में, ओशियन एरिया में रिसर्च करना है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में स्टैब्लिश किया गया था, 1988 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत काम करता है, ठीक है, किसके अंतर्गत। अब ये काम क्या क्या करता है? तो आर्कटिक अंटार्कटिका रीजन में क्या करना है? जो रिसर्च करना है, ठीक है, मैत्री वगैरह का रखरखाव करना है, ओशियन रिसर्च, क्लाइमेट चेंज, इन सब पे फोकस करना है। तो ये इसके फोकस एरियाज है। मतलब क्या फोकस एरिया है? अंटार्कटिका रीजन, मतलब अगर आप देखिए अर्थ है तो अंटार्कटिका, आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिका रीजन, फिर सदर्न ओशियन रीजन जो अंटार्कटिका के चारों तरफ है उसमें स्टडी करना, क्रायोस्फीयर जो बर्फ की जो परत है उसमें स्टडी करना, ओशन में ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ों पर काम करना, ये सारा इसका यहाँ पे काम है, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ देता है। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना मैं भूल गया, वो भी मैं बता देता हूँ। क्या फैक्ट है? फैक्ट ये है कि एक और हमारा रिसर्च स्टेशन अगर आप बात करें, हिमाद्री है। कौन सा है? हिमाद्री। तो हिमाद्री कहाँ पे संचालित है? हिमाद्री संचालित स्वालबर्ड में संचालित। स्वालबर्ड में क्या है? स्वालबर्ड में सारी दुनिया में जितने बीज हैं उनका एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, जहाँ पे रखा गया है कभी कोई जीव बीज विलुप्त हो जाए तो फिर उसको रिजनरेट किया जा सके। तो ये कब स्टैब्लिश किया? 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। किस रीजन में है? तो आर्कटिक रीजन में है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिका वाले में दोनों में आप फर्क यहाँ पे याद रखिएगा। नॉर्थ में आपको आर्कटिक मिलेगा, ठीक है ना। नॉर्वे में ये स्वालबर्ड है, कहाँ पे है? नॉर्वे में। नॉर्वे कंट्री आपको पता है, अगर आपने ग्लोबल मैप देख रखा होगा, सपोज करिए मैप है आपको, अगर आपने देख, ये एटलस है तो आपको पता है यहाँ पे आर्कटिक रीजन आपको मिलेगा, यहाँ पे नॉर्वे कंट्री मिलेगा, तो यहाँ पे स्वालबर्ड लोकेटेड है, लेकिन बाकी सब इस सदर्न रीजन में लोकेटेड है। तो ये सारा हमने यहाँ पे देख लिया। 2 MCQ में, 3 MCQ में सारी चीज़ें देखी। आगे हम बढ़ेंगे अगले MCQ की तरफ। अगला MCQ यहाँ पे किसके बारे में है? यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने गुजरात दौरे पर थी, तो उन्होंने क्या किया, जो सोमनाथ मंदिर उसको विजिट किया, तो इस वजह से यहाँ पे मंदिर भी चर्चा में आ गया। तो आइए जान लेते हैं क्या है मामला। देखिए तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है सोमनाथ मंदिर के बारे में। इट इज़ द वन ऑफ 12th ज्योतिर्लिंगा डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है ना, 12 ज्योतिर्लिंगों में से। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द प्रेजेंट टेम्पल वॉज रिबिल्ट इन 1951 चालुक्य डायनेस्टी। तो चालुक्य वंश द्वारा इसे 1951 में बनवाया गया था। फिर तीसरा स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है? इट इज फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन वाज डन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में इसको पहली बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। अब देखिए क्या सही है, आपको पता है नहीं पता है, ये तो आप जाने। अब इन तीनों में अगर आप देखें सही आंसर क्या है। अब आइए देखते हैं कि सबसे पहले अगर आप बात करें सोमनाथ टेम्पल के बारे में, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ना, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, हालांकि इसे पहला ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? प्रभास पाटन में है। कहाँ पे है? प्रभास पाटन में है, जो वेरावल के पास है, गुजरात में, ठीक है ना, प्रभास पाटन में। तो एक तो फैक्ट आपने ये जानना कहाँ पे है, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो आप सर्च कर लीजिएगा, एग्जाम में तो ऐसा नहीं आता, लेकिन ठीक है आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप बात करिए त्रिवेणी संगम पर स्थित है, किस संगम पर? त्रिवेणी संगम पर। अब आप पूछोगे सर ये त्रिवेणी संगम किस चीज़ का है, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। एक तो कपिला रिवर का यहाँ पे संगम होता है हिस्टोरिकली, यहाँ पे हिरण रिवर का संगम होता है, तीसरा यहाँ पे सरस्वती नदी, इन तीनों का संगम होता है, वहाँ पर ये क्या है? लोकेटेड है। ये बात आपने यहाँ पे देख ली। अब अगर आप बात करें तो प्राचीन मंदिर जो होता है, मंदिर का इतिहास होता है, उसमें बहुत पुराने, सबसे भी पुराना माना जाता है मंदिर के इतिहास से। क्यों? क्योंकि 649 BC में इसको बनाया गया, बिफोर क्राइस्ट में। जनरली जो मंदिर निर्माण कला है वो गुप्त काल में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि इसे बिफोर क्राइस्ट ईरा में बनाया गया था, इसलिए इसे सबसे पुराना मंदिर भी बोला जाता है। अब इसमें अलग अलग समय पे आक्रमण हुए, जैसे 1000
1125 में इसमें आक्रमण किसने किया था? इसमें आक्रमण किया महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। महमूद गजनी आपको पता है, महमूद गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे और यहाँ पे भी इसने आक्रमण किया था और बड़ी लूटपाट की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके चालुक्य डायनेस्टी यहाँ पे चर्चा में आ गई, तो आइए देख लेते हैं, ये भी इसका भी मामला यहाँ पे निपटा देते हैं। तो चालुक्य डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए चालुक्य डायनेस्टी जिसका जो टाइम पीरियड है कब से कब माना जाता है? 6 to 12th सेंचुरी माना जाता है, ईसा पूर्व मत करिएगा, बीसी नहीं ईसवी। ठीक है ना। अब इसका ओरिजिन अगर आप देखो कर्नाटक वाले रीजन में इसका ओरिजिन दिखाई देता है। ठीक है, इसकी मूल भाषा आपको कन्नड़ देखने मिलेगी क्योंकि कर्नाटक रीजन ओरिएटेड है। अब इनकी 3 शाखाएं थी। 3 शाखाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी आपको बादामी के चालुक्य थे, दूसरे थे पूर्वी चालुक्य थे, तीसरे थे पश्चिमी चालुक्य। मतलब कौन कौन से? वेस्ट के चालुक्य जो थे पश्चिमी चालुक्य थे, ईस्टर्न चालुक्य, बादामी चालुक्य। तो जो बादामी चालुक्य थे जिसकी राजधानी क्या थी? वातापी थी। वातापी कोलकाता में आपको देखने को मिलेगी। फिर अगर आप देखो पूर्वी जो चालुक्य थे ना उसकी राजधानी आपको आंध्र प्रदेश में वेंगी देखने को मिलेगी। तो जो पूर्वी जो चालुक्य थे उनकी क्या थी? वेंगी थी। और जो पश्चिमी चालुक्य थे उनकी राजधानी क्या थी? कल्याणी थी। कल्याणी इनकी पश्चिमी चालुक्य राजधानी। अब इनकी अलग अलग टाइमिंग थी। जैसे वातापी के जो चालुक्य है ना वो आपको 6 to 8 सेंचुरी आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप देखो पूर्वी जो वेंगी चालुक्य हैं वो आपको 7 to 12 सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा पूर्वी चालुक्य है ना। और ये जो पश्चिमी चालुक्य है आपको 10 to 12 सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। जैसे अगर आपने पुलकेशिन द्वितीय का नाम सुना होगा। पुलकेशिन द्वितीय कौन है? पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्ष को हराया था। किसको हराया था? हर्ष को हराया था। हर्ष को रोका था नर्मदा पार करने से। इसके अलावा जो बेसार शैली है आपको पता है कि 3 मंदिर निर्माण शैलियों में बेसार शैली को उन्होंने प्रमोट किया था, ये भी पता है। कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर जैसे बादामी चालुक्य, बादामी का मंदिर, बादामी गुफा मंदिर है, एहोल मंदिर है और बदक्कल मंदिर, ये सब जो इन्होंने किसने बनवाया? तो जो चालुक्य शासक उन्होंने बनवाया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको पता है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया। जाहिर सी बात है मुगल काल तो बाद में आया है ना, इसे तो पहले ही बना दिया गया था। तीसरा हटा दो आप, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। ठीक है, तो कभी कभी डिस्कशन ये लंबा भी हो जाए क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पे हम देख रहे हैं, 10 एमसीक्यूज में इतने सारे फैक्ट देख रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको बताना है। इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द इंडियन मोबाइल कांग्रेस। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया यूके कनेक्टिविटी सेंटर। अभी यहाँ पे यूके के जो हेड है यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि भारत और उसके बीच में बेहतर व्यापार और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूके के बीच में। तो अभी दोनों ने मिलकर CIC सेंटर को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलिए इतना मैं आपको हिंट दे दिया। ठीक है, अब आगे क्या है? इट फोकस ऑन AI नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। AI नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी पर केंद्रित है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट आपको क्या होना चाहिए? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इट ज्वाइंटली इंप्लीमेंटेड अंडर यूके इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ये यूके इंडिया सिक्योरिटी इनिशिएटिव के द्वारा इसे ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है। अब इन तीनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तीनों के तीनों करेक्ट है। ठीक है, अब अगर आप बात करो ना दोनों के बीच में व्यापार का और डिजिटल इंक्लूजन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी रहे और बेहतर तरीके से और व्यापार या इस सारी चीज़ चलती रही, इसको लेके यहाँ पे दोनों आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे 6G टेक्नोलॉजी उसको प्रमोट करने के लिए इस दिशा में यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे AI है, मशीन लर्निंग, इन सबको यहाँ पे यूटिलाइज करना, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे इनके दोनों के बीच व्यापार देखें तो लगभग अगर आप देखो 17.5 बिलियन यूरो का व्यापार इनके बीच में दिखाई देता है। किसके बीच में? भारत के और यूके के बीच में, जिसमें जो भारत का एक्सपोर्ट है वो दोनों का जो व्यापार है 44.5 बिलियन डॉलर का। ठीक है ना, वो मैंने क्या बता दिया, 17 का यूके हमें एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, यूके हमें एक्सपोर्ट करता है 17 बिलियन यूरोज़ का और हम यूके को 26 बिलियन यूरोज़ एक्सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल हमारा ट्रेड जो डेफिसिट नहीं होता, हम व्यापार सरप्लस में ही रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूके को। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। वो इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, तो वो सब मेंस का पार्ट आ जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आगे हम बढ़ें, इसमें सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे इट इज़ न्यूली डिस्कवर बिजोनिया स्पीसीज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे चोना बुकुचुलू बोगानिया जो स्पीसीज उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। किसके बारे में? बोगानिया स्पीसीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब अगला जो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इट नेम आफ्टर द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तवांग। जो बौद्ध मठ तवांग के नाम पर इसका नाम यहाँ पे चोका बुकुचुलू रखा गया है। तीसरा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि बोगानो नेचुरली अक्वर्स इन माओइस्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये बेगोनिया प्राकृतिक रूप से आर्द्र और उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, इसमें स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें क्या सही क्या गलत है भी। अगर आप देखो रिसेंटली हाल में लेपाराडा जो जिला है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे बेगानिया एक स्पीसीज खोज की गई है। ठीक है, नई प्रजाति खोज की गई है जिसका
अगर इंग्लिश में मतलब देखो तो क्या उसका इंग्लिश मतलब होता है नोबल रेड। नोबल रेड इसका मतलब होता है। अब इनका नाम वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे चाउना मीना। चाउना मीना वहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम पर इसका नाम यहाँ पे रखा गया है। अभी इसकी अलग स्पेसीज क्या है, ये लाल कलर की पत्ती रहती है, इस वजह से इसका ये खूबसूरत ज़्यादा दिखाई देती है, आगे चल के इसका यूज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये कह रहा है बुद्धिस्ट मोनेट्री के नाम पर है, ये गलत है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, सही आंसर क्या हो जाएगा 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या 1 एंड 3 ओनली। अब 1 एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये कहाँ पाई गई है, क्या है ये, तवांग कहाँ पे है ना, ये सब पूछा जा सकता है। लेकिन आपका दोनों एग्जाम यहाँ पे कवर होगा, यूपीएससी के अलावा जो अलग 1 एग्जाम वो सभी यहाँ पे आपको कवर होने वाले हैं। आइए अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे चला है, उस वर्ड को बोला जाता है फोमोफ्लेशन। फोमोफ्लेशन यहाँ पे उस वर्ड को बोला जाता है। अब फोमोफ्लेशन है क्या बेसिकली, अगर आप देखो इट रिफर्स टू द इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय द फियर बेस्ड कंज्यूमर बिहेवियर। ये भय आधारित उपभोक्ता व्यवहार को प्रेरित करता है, मुद्रास्फीति को दर्शाता है। दूसरा, इट इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू द मैक्रो इकोनॉमिक सप्लाई कंस्ट्रेंट, यह मुख्यतः मौद्रिक आपूर्ति प्रभाव के कारण होती है। तीसरा, अगर आप देखो सोशल मीडिया कैन एम्पलीफाई फोमोफ्लेशन, सोशल मीडिया फोमोफ्लेशन को बढ़ा सकता है। अरे ये है क्या फोमोफ्लेशन, आइए देखिए समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है फोमो मतलब क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब अचानक से कोई पैनिक आ जाए या कोई अनाउंसमेंट आ जाए, उस वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसे फोमोफ्लेशन कहा गया। अब ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया कि अभी क्या हुआ रिसेंटली जो H1B वीज़ा शुल्क यहाँ पे लगाया किसने, अमेरिका ने लगाया, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप देखोगे, इसके अलावा भी अगर आप देखो वहाँ पे जो तो अभी उन्होंने क्या कर दिया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 80 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे हो गया है, ठीक। अब इससे पैनिक ड्रिवन वो कहा इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो पैनिक के आधार पर ये इन्फ्लेशन होती है, इसे आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। किस तरह की, मतलब कि बनाई गई एक तरह की महंगाई, ठीक, बनाई गई मुद्रास्फीति से कहा जाता है। अब ये क्यों होती है कि जो कंज्यूमर की साइकोलॉजी होती है ना, या मार्केट में सप्लाई जो प्रेशर होता है उसकी वजह से होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना, जहाँ पे कंज्यूमर को ऐसा लगता है कुछ खो जाएगा या कुछ खोने का डर होता है, इस वजह से इसे फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है, ठीक। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जनरली अगर आप देखोगे जो इन्फ्लेशन होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक टर्म में कंक्लूड की जाती है। फोमो इन्फ्लेशन को आप इन्फ्लेशन का टाइप नहीं बताएंगे, है ना, ये वर्ड यहाँ पे चर्चा में था जिस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब इससे सोशल मीडिया इसे बढ़ा सकता है, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसको सोशल मीडिया यहाँ पे बढ़ा सकता है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है, फियर बेस्ड है। इट कॉज मेनली ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक सप्लाई कंस्ट्रेंट। तो क्या जो बृहद अर्थव्यवस्था होती है उसकी वजह से होता है या सप्लाई की वजह, नहीं ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन ना गई, किसी की बिहेवियरल या कोई ऐसी अनाउंसमेंट आई, उस वजह से ये होता है, डर आधारित होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हटा दो आप, ये हटाओ ये हटाओ, सही आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज आस्ट्रैंडिक्स के बारे में। अब अगर आप देखो न्यूज में क्यों रहा कि आस्ट्रैंडिक्स एनुअल जो अभ्यास है वो अभी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक। इसमें 120 जो जवान है भारत के पर्थ के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा है, एक तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है, ठीक है ना। कहाँ पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक है। एमसीक्यू देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इट इज बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, ये एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इट फोकस ऑन इंटरऑपरेबिलिटी इन सब कन्वेंशन वॉरफेयर। ये अर्धसामरिक युद्ध में सहयोग इंटरऑपरेबिलिटी पर केंद्रित है, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट कौन सा सही होगा आपको बताना है। तीसरा, इसे कब कंडक्ट किया जाता है, इसे अगर आप देखोगे बाईएनुअली कंडक्ट किया जाता है, 2 वर्ष में एक बार कंडक्ट किया जाता है। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि हर साल होता है, बाईएनुअल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, सही आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 एंड 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। और क्या कुछ बताना है इसमें, देखिए बताने को तो बहुत कुछ है। जैसे अगर आप देखोगे 2 फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। भारत ऑस्ट्रेलिया की भी 2 एक्सरसाइज होती है, एक तो होती है ऑसिंडेक्स होती है जो किसके बीच होती है, नेवल एक्सरसाइज होती है, ये आपको पता होना चाहिए ऑसिंडेक्स, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे पिच ब्लैक ये किसके बीच होती है, तो जो हमारी एयरफोर्स है और जो ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स है उनके बीच होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और ये वाली जो ऑस्ट्रैंडिक्स है वो किसके बीच है, थल सेना की है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना। तो गोरखा जो राइफल्स है उसके जवान यहाँ पे गए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 किसके बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कोरू एक करके कीरू हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, कौन सा, कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसको लेके है, जो किस नदी पर है, यहाँ पे चिनाब रिवर पर है। किस पे है, चिनाब रिवर पर है। अब आइए स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है इट इज 625 मेगावाट हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द चिनाब रिवर जेके। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तो जाहिर सी बात ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा,
इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द एनएचपीसी इन पार्टनरशिप विद जेकेएसपीडीसी एंड पीटीसी। जेके से लगता है जम्मू कश्मीर के संगठन को ही होगा, है ना, डेवलपमेंट का। पीटीसी के बारे में नहीं पता, तो अगर आप देखें तो लगभग ये लग रहा है कि हाँ ठीक हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा भी अगर हम करेक्ट मान ले। तीसरा, इट इज क्या कह रहा है, तीसरा, इट इज शॉर्ट स्टोरेज बेस्ड प्रोजेक्ट विथ अ लार्ज रिजर्वायर। यह एक भंडार आधारित परियोजना है, जो अगर आप देखेंगे बड़े जलाशय में, तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो स्टोरेज बेस्ड नहीं है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। नदी बहती रहे, नदी के बहाव में ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। और पहला जो स्टेटमेंट है 624 मेगावाट का, एकदम करेक्ट है यहाँ पे। और क्या चीज़ यहाँ पे जाननी है, अगर आप देखें यहाँ पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा, 135 मीटर की ऊंचाई होगी, ठीक है। ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा जाननी थी, मैंने आपको बता दिया। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है, 9 क्वेश्चन ही थे, तो इसको हमने यहाँ पर देख लिया है। तो अगले लेक्चर में कल मिलते हैं, देखते हैं कल क्या है। और अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो कमेंट करें। थैंक यू।